हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 3 है जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा। पहला टॉपिक कौन सा था? सेल मॉडल था। दूसरा वाला हमारा मैजिक नंबर था। तो जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव बूंद मॉडल। तो ये भी एक प्रकार का मॉडल ही है। ठीक है, जैसे कोस मॉडल पढ़े थे, कोस में क्या किए थे हम लोग? उसको कंपेयर किए थे परमाणु से, कि परमाणु जैसा ही नाभिक में भी कोस पाया जाता है। सेम उसी प्रकार यहाँ भी क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे किसी दूसरे चीज़ से, कि ऐसा बोलेंगे कि इस प्रॉपर्टीज उसमें भी पाया जाता है, तो नाभिक का आकार कुछ इस तरीके सा होना चाहिए। तो बस एक मॉडल ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, क्या हो जाएगा? लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव बूंद मॉडल। तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, द्रव बूंद मॉडल मतलब ये जो मॉडल है किस प्रकार का होगा? एक द्रव के बूंद के समान होगा। तो देखो ये जो मॉडल है इसकी खोज किसने की थी? तो सन 1937 में नील्स बोर ने किया था। ठीक है, नील्स बोर आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे, परमाणु के जो वहाँ पे बहुत सारे मॉडल दिए थे वहाँ पे। ठीक है, तो सेम वहाँ पे भी क्या होगा? एक मॉडल प्रस्तुत किया गया नील्स बोर द्वारा 1937 में। उन्होंने इसमें क्या किया? जो नाभिक की जो संरचना होती है, नाभिक के अंदर में जो न्यूक्लियॉन होते हैं उसका जो व्यवस्थीकरण रहता है वो एक द्रव के बूंद के समान होता है। कोई भी एक द्रव समझ लो, जैसे पानी ही ले लो, पानी का एक बूंद होता है, तो वो बूंद है उसमें जैसे न्यूक्लियॉनों का वहाँ पे अरेंजमेंट रहता है, सेम वैसे ही अरेंजमेंट नाभिक में भी जो न्यूक्लियॉन रहते हैं उनका अरेंजमेंट रहता है। तो उसके समान ही नाभिक की भी संरचना को माना जा सकता है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है ये मॉडल जो है? तो देखो नाभिक में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्या प्रॉपर्टीज़ है? नाभिक क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियॉनों से मिलकर बना हुआ है, और वो न्यूक्लियॉन क्या है? एक असंपीड्य पदार्थ है। असंपीड्य पदार्थ है मतलब जो नाभिक का नाभिकीय द्रव्य घनत्व होता है वो कैसा होता है? बहुत ही अधिक होता है। मतलब छोटी सी जगह में बहुत सारे न्यूक्लियॉन वहाँ पे क्या होते हैं? एकत्रित रहते हैं। ठीक है, नाभिकीय घनत्व तो बहुत ही अधिक होता है, छोटी सी जगह रहता है। आप लोगों को पता है उसका रेडियस कितना होता है नाभिक का? 10⁻15 मीटर। ठीक है, फर्मी मीटर का ऑर्डर का रहता है। तो वो छोटी सी जगह में क्या है? बहुत सारे न्यूक्लियॉन वहाँ पे एकत्रित रहते हैं, तो उसका नाभिकीय द्रव्य घनत्व क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। सेम ऐसी प्रॉपर्टीज हमारे उसमें द्रव्य में भी पाया जाता है, मतलब जो द्रव की जो बूंद होता है उसमें। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज को ये मॉडल सेटिस्फाई करता है। दूसरा चीज़ क्या करता है? जो नाभिकीय द्रव्य घनत्व बहुत अधिक होता है तो वो एक और चीज़ पे, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जो नाभिकीय द्रव्य घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या ए पर डिपेंड नहीं करता। कैसे डिपेंड नहीं करता? तो इसको मैं आपके जो नाभिक की जो प्रॉपर्टीज़ वाला जो लेक्चर था उसमें बताया था कैसे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, या फिर दूसरा आप लोग फार्मूला से तुरंत निकाल भी सकते हो। कैसे निकालोगे? क्या होता है? नाभिकीय द्रव्य घनत्व जैसे निकालना चाहें तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? नाभिकीय द्रव्य घनत्व तो द्रव्यमान बट्टा क्या होगा? आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। ठीक है, तो जैसे मैं लिखना चाहूँ तो ये द्रव्यमान बट्टा आयतन हो जाएगा। तो मास कितना हो जाएगा? तो कोई भी नाभिक का मास कैसे निकालते हैं? तो जितने उसमें परमाणु भार होंगे उतना ही AMU का गुणा हो जाता है ना। ठीक है, तो इसको ये घनत्व निकाल रहे हैं। ठीक है, चाहे तो D लिख सकते हो। तो जैसे ए कितना हो जाएगा मास उसमें, तो जितना उसका परमाणु द्रव्यमान रहेगा उसमें AMU का गुणा हो जाता है, तो ये AMU हो गया। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो कोई भी नाभिक, जैसे नाभिक है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? तो नाभिक को हम लोग कैसे मान के चलते हैं? पूर्णतः गोलाकार मान के चलते हैं, लगभग। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है। ठीक है, r³ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? चूँकि r बराबर हम लोग को मालूम है क्या होता है? r0 1/3 होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा? देखो r3 निकालना चाहूँगा तो ये हो जाएगा r3, और ये 1/3 है, और उसका क्यूब करूँगा तो क्या हो जाएगा? 3 और 3 कट जाएगा तो सिर्फ a बचेगा। ठीक है, तो इसके तो r³ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? r0³ a लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ से a और a कट जाएगा, तो कुल मिला के क्या बच रहा है? 1 AMU अपान में 4/3, तो मैं 3 को ऊपर भेज सकता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा पाई r0³। तो ये आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है? घनत्व आ रहा है। तो देखो यहाँ पे घनत्व पे a पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ठीक है, a तो कट जाता है, तो यहाँ पे a पर मतलब द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को भी जो द्रव बूंद मॉडल है वो सेटिस्फाई करता है। तीसरा चीज़ क्या डिपेंड करता है? तो देखो जो नाभिक का जो संरचना होती है उसके अंदर में जो न्यूक्लियॉन होता है वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। आप लोग को पता है जो न्यूक्लियॉन होते हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ अपने पड़ोसी पर ही, मतलब अपने जो पड़ोसी न्यूक्लियॉन है उन्हीं पर ही बल लगा पाते हैं। तो हम लोग ने क्या बोला था? इस बल को
तो ये बोल रहे थे कि जो बल है, नाभिकीय जो बल है वो क्या होते हैं, संतृप्त बल होते हैं, मतलब सेचुरेटेड बल होते हैं। सेचुरेटेड बल होते हैं इन द सेंस क्या कि एक न्यूक्लियॉन सिर्फ अपने पड़ोसी न्यूक्लियॉनों पर ही बल लगा सकता है, पूरे कंप्लीट सभी न्यूक्लियॉनों पर बल नहीं लगाता, अपने पड़ोस में जो न्यूक्लियॉन है सिर्फ उन्हीं पर ही बल लगाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि नाभिक का जो बल है वो कैसा बल है, एक संतृप्त बल है। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टीज़ क्या सेटिस्फाई करता है ये मॉडल, तो ये सेटिस्फाई करता है कि जो नाभिक है, न्यूक्लियॉनों के बीच जो बल लगता है वो लघु परिसर बल होता है और तीव्र बल होता है, मतलब वो कम दूरी तक ही लागू हो पाता है, पूरे दूर तक लागू नहीं हो पाता। ठीक है, और नाभिकीय जो बल है वो सभी न्यूक्लियॉनों पर एक सा बल लगता है। ठीक है, मतलब जैसे एक न्यूक्लियॉन किसी दूसरे न्यूक्लियॉन पर बल लगा रहेंगे तो तीसरा न्यूक्लियॉन भी चौथे न्यूक्लियॉन पर उसी प्रकार का ही बल लगाते रहेगा। ठीक है, तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थे इसी को ये मॉडल क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अतः हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी नाभिक है उसके अंदर में जो न्यूक्लियॉन है उसकी संरचना कैसे होती है, तो ये जो द्रव होता है उसके बूंद के समान होता है। जैसे नाभिक में क्या होता है, न्यूक्लियॉन एक दूसरे से क्या होते हैं, नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो द्रव का बूंद होता है, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप होता है, उसमें जो न्यूक्लियॉन पाए जाएंगे या फिर जो पदार्थ पाए जाएंगे उसके अंदर में या फिर जो अणु पाए जाते हैं। ठीक है, अंतर ये रहता है कि जैसे नाभिक में हम लोग न्यूक्लियॉन की बात करते हैं तो जो द्रव बूंद रहता है ना उसमें अणु की बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अणु में काउंट आता है। ठीक है, तो उसके अंदर में जो अणु पाए जाते हैं तो उसके अंदर में जो अणु पाए जाते हैं उनमें कैसा बल लगता है, तो उनमें अंतर आणविक बल लगता है, ये समझ सकते हो। ठीक, मतलब ससंजक बल लगता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ससंजक बल क्या होता है। ठीक है, दो अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है उसको ससंजक बल बोलते हैं। तो अंतर ये रहता है कि इनमें न्यूक्लियॉनों के बीच में जो बल लग रहा है सेम उसी प्रकार से जो द्रव का बूंद होता है उसमें ससंजक बल लगता है, मतलब दो अंतर आणविक जो बल होते हैं वो लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो नाभिकीय जो संरचना होती है उसको द्रव के बूंद के संरचना के समान माना जा सकता है। देखो जो नाभिकीय संरचना है ना उसको क्रिस्टलीय संरचना भी माना जा सकता है, लेकिन अंतर क्या होता है, क्रिस्टलीय संरचना यदि मानते तो क्या होते रहता है, वो कंपन करते लगता है। ठीक है, क्रिस्टल जो है वो कंपन करने लगता है, तो कंपन करने लगता है तो क्या होता, नाभिकीय में जो न्यूक्लियॉन है वो अपने साम्य स्थिति पर नहीं होता बल्कि थोड़ा थोड़ा खिसकते रहता, लेकिन यहाँ पे नाभिक क्या है, स्थायी है। तो इसलिए ऐसा समझते हैं कि जो नाभिक के जो संरचना है वो क्रिस्टलीय संरचना नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए इसको द्रव के बूंद के समान माना गया। ठीक है, तो ये आप लोग को पूछा जाएगा तो बता सकते हो कि क्रिस्टलीय संरचना क्यों नहीं माना गया। अरे क्रिस्टलीय संरचना मानते तो वो क्या होता, अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते रहता, उसके जो अणु है यदि कंपन करते रहता तो क्या होता, वो स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए इसको क्रिस्टलीय संरचना नहीं माना जा सकता। इसलिए क्या किया गया, उसको एक द्रव के बूंद के समान माना गया, क्योंकि द्रव के बूंद में भी क्या होता है, उनमें अंतर आणविक बल लगता है, संजक बल लगता है, जिसके कारण से वो यहाँ पे स्थायित्व को प्राप्त करता है। ठीक है, तो कुल मिला के अभी तक इतना समझ में आ गया कि जो नाभिक की जो संरचना होती है वो एक द्रव के बूंद के समान हम लोग इसको मान सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई करता है वो भी मैं यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 पॉइंट में इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पॉइंट में, सबसे पहला डिस्कस ये करेंगे कि जो द्रव बूंद मॉडल है उसमें क्या कर रहे हैं, द्रव के बूंद के समान मान रहे हैं नाभिक की संरचना को, तो उन दोनों में क्या क्या समानता थी उसको पहला पॉइंट में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट ये डिस्कस करेंगे कि जो असमानता थी वो कौन कौन सी थी। देखो मैंने क्या बोला, ये मॉडल जो है ये पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता, मतलब किसी में कुछ सफलता है तो किसी में कुछ असफलता है, तो यहाँ पे भी ऐसी होगा, इसमें इस मॉडल का भी कुछ सफलताएं हैं और कुछ असफलताएं भी हैं, तो इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले क्या क्या उन दोनों में मैच कर रहा है उसको देखेंगे, दूसरा उनमें क्या क्या मैच नहीं कर रहा है वो देखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे, ये जो द्रव बूंद मॉडल है इसकी सफलता क्या क्या है, क्या क्या सक्सेसफुल हुआ वो देखेंगे। चौथा पॉइंट में देखेंगे क्या क्या अनसक्सेसफुल हुआ वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं द्रव की बूंद और जो नाभिक है उनमें समानता क्या क्या है। ठीक है, तो मैं यहीं पे बोर्ड में समझाता हूँ। एक साइड क्या कर लेता हूँ, द्रव बूंद का बना लेता हूँ और दूसरे साइड में क्या करता हूँ, नाभिक का बना लेता हूँ और दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ नाभिक और ये कंपेयर करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या बोल सकते हो, जो द्रव बूंद होता है उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलीय होती है। ये किसके कारण से होता है, तो जो उसकी सतह होती है
उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल रहते हैं, अणु रहते हैं। उसमें क्या होता है, पृष्ठ तनाव बल लगता है अंदर की ओर, जिसके कारण से उसकी जो आकृति है वो गोलीय हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आकृति के बारे में बात करें तो क्या होती है, गोलीय होती है। तो सेम इसी प्रकार से जो नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक में भी क्या होता है, नाभिकीय बल लगता है। तो नाभिकीय बल लगता है, उसके कारण से उसकी आकृति क्या हो जाती है, वो भी गोलीय हो जाती है। ठीक है, तो नाभिक की जो आकृति है ये भी क्या रहती है, गोलीय रहती है। तो ये दोनों में समानता थी कि इसकी भी आकृति गोलीय थी और इसकी भी आकृति क्या थी, गोलीय थी। ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, नाभिक की आकृति कैसे होती है, लगभग लगभग गोलाकार मानते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें पृष्ठ तनाव बल लगता है, उसके कारण से गोलीय आकृति होती है। उसमें नाभिकीय बल लगता है, उसके कारण से उसकी आकृति गोलीय होती है। ठीक है, और जैसे इसमें जो अणु व्यवहार करते हैं, सेम इसी प्रकार से द्रव बूंद रहता है, उसमें भी मतलब इसमें जो न्यूक्लियॉन जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, सेम इसी प्रकार से द्रव बूंद में जो उसके अणु रहते हैं वो व्यवहार करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या एक बात पता चलती है कि जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कैसे होती है, वो द्रव्यमान के 1/3 घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये बात हम पहले से जानते हैं कि r बराबर क्या होता है, r0 1/3 होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियॉन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियॉन के बारे में बात करते हैं। और जो द्रव बूंद होता है ना, इसमें किसके बारे में बात करते हैं, चूँकि द्रव बूंद अपेक्षाकृत नाभिक से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अणु के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं नाभिक से, नाभिक की संरचना और द्रव बूंद से। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियॉन के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। उसके नाभिक के अंदर में क्या रहता है, न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे। लेकिन यहाँ पे द्रव बूंद में किसके बारे में बात करते हैं, उसके अंदर में अणु रहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो, जो द्रव बूंद होता है इसका जो पृष्ठीय तनाव बल होता है, या फिर जो पृष्ठ तनाव या फिर पृष्ठ जो घनत्व होता है, वो आयतन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्या हो गया, जो पृष्ठ घनत्व हो गया वो आयतन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आयतन पर निर्भर नहीं करता। तो सिमिलरली नाभिक में भी नहीं करता। ठीक है, सिमिलरली नाभिक में भी ऐसा ही होता है। नाभिक में क्या होता है, जो नाभिक होता है उसका पृष्ठीय जो घनत्व होता है वो आयतन पर डिपेंड नहीं करता। ये आप लोग को पहले से ही पता है, आयतन पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड नहीं करता। वो कैसे, तो आप लोग को पहले से ही पता है, हमें नाभिक का हम लोग पृष्ठीय घनत्व निकाल चुके हैं, तो उसमें हम लोग देखे थे कि वो द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यदि नहीं याद होगा तो एक बार जल्दी से बता देता हूँ कैसे निकाले थे। तो जो नाभिक का घनत्व निकाले थे वो कैसे निकाले थे, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं चाहे तो जल्दी से। द्रव्यमान क्या होता है, तो नाभिक का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो जितने उसमें परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है उतना AAMU का गुणा हो जाता है। ठीक है, याद है हमको, ये मैं नाभिक की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ वाला जो लेक्चर था उसमें बताया था। ठीक है, कैसे निकालते हैं। और आयतन कैसे निकालते हैं, तो आयतन कैसे निकालेंगे भाई, अब हम लोग मान क्या चल रहे हैं, नाभिक की जो साइज़ है वो कैसा होता है, गोलीय होता है। तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और रेडियस का क्यूब। तो रेडियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं r0 1/3। तो बताओ यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, AAMU और यहाँ पे 4/3 पाई और r की जगह में r0 क्यूब हो जाएगा और a की घात 1/3 है, उसका पूरा की घात 3 है। तो क्या हो जाएगा, a बस बच जाएगा। यहाँ से a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ 1 AMU। ठीक है, और नीचे में क्या बचेगा, 4/3 पाई r0 क्यूब। तो ये बचेगा। तो देखो यहाँ पे जो नाभिक का जो घनत्व निकाल रहे हैं, तो क्या द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पूरा कट गया है, इसलिए द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, द्रव बूंद में जो पृष्ठ घनत्व होता है वो आयतन पर डिपेंड नहीं करता, या फिर इन द सेंस ऐसा बोल सकते हो त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो दोनों में ये जो प्रॉपर्टीज था सेम था, दोनों में ये मैच कर रहा था, इसीलिए दोनों का समझा गया कि जैसे इसमें होता है आयतन पर डिपेंड नहीं करता, मतलब त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता, उसी प्रकार नाभिक में भी क्या होता है, जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड नहीं करता। दोनों जरूर में, इन दोनों में जरूर सिमिलरिटी है, ऐसा करके यहाँ पे माना गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो, द्रव बूंद में जिस प्रकार ऊष्मीय कंपन हो, देखो इसमें क्या होता है, ऊष्मीय कंपन होते रहता है, उसके कारण से इसकी कुछ ना कुछ आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, ऊष्मीय कंपन के कारण, ऊष्मीय कंपन के कारण
जो द्रव की बूंद होती है उसकी क्या रहती है, कुछ ना कुछ आंतरिक ऊर्जा रहती है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी रहती है। तो सेम इसी प्रकार से नाभिक में भी होता है, लेकिन नाभिक में क्या होता है, उसमें बंधन ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। तो जैसे इसमें आंतरिक ऊर्जा पाई जाती है, सेम नाभिक में क्या होती है, उसी प्रकार से बंधन ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, बंधन ऊर्जा। तो दोनों में सिमिलरिटी थी, बस नाम अलग अलग है, इसमें आंतरिक ऊर्जा बोल रहे हैं, उसमें बंधन ऊर्जा बोल रहे हैं, लेकिन है तो वो एनर्जी का ही है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या हो गया, द्रव बूंद में क्या होता है, देखो द्रव बूंद में अंदर में क्या रहेगा, बहुत सारे अणु रहेंगे। अणु क्या करते रहते हैं, अनियमित प्रकार से गति करते रहते हैं। यहाँ द्रव के बूंद के जो द्रव जो बूंद है उसके अंदर में बहुत सारे अणु इधर उधर गति करते रहते हैं अनियमित रूप से, ठीक है। और क्या होता है, उनमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती है, तभी तो वो गति करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मान लो थोड़ा सा बढ़ गया, तो क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा कर रहे हैं उसकी मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अणु की गतिज ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझ लो, जैसे ये अपना द्रव बूंद हो गया, यहाँ पे बहुत सारे क्या रहेंगे, अणु रहेंगे, ठीक है। तो ये जो अणु है क्या इधर उधर गति करते रहते हैं, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ गई तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गतिज ऊर्जा, मतलब बहुत ज़्यादा इनके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी, बहुत तेज़ी से गति करते लगेंगे। तो क्या होते हैं, कई बार ये जो पृष्ठ तनाव, जो ये यहाँ पे जो पृष्ठीय सतह है ना, इससे ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और बाहर निकल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अणु की संख्या कम हो जाएगी। अणु की संख्या कम होगी, जैसे ये मान लीजिए ये बाहर निकल गया। अब देखो एक वहाँ पे अणु तो रहेंगे नहीं, बहुत सारे अणु रहते हैं वहाँ पे, मैं बना तो सबको नहीं सकता, ठीक है। तो समझाने के लिए एक को बता दिया कि ये लो, जैसे यहाँ निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अणु की संख्या में कमी हो जाएगी। उसी प्रकार और मान लो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो ये भी निकल के बाहर चले जाएगा, तो और ये कम हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें अणु की संख्या कम हो जाएगी, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इस क्रिया को हम लोग ऐसे लाइव भी देखते हैं। जैसे मान लो धूप में क्या हो गया, एक द्रव का बूंद रखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं थोड़ा देर बाद वो गायब हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे जो उस द्रव का जो अणु होता है वो वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, और वो ऊपर बाहर निकल जाता है, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। और वो जो द्रव की जो बूंद रहता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, गायब होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर में जो अणु रहता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वाष्पित होने लगता है, वाष्पन क्रिया बोलते हो, ठीक है। इवोपोराइजेशन आप लोग ने सुना होगा, ठीक है, ये सुने होंगे ना, वाष्पन, ठीक है। तो सेम यही घटना हमारे नाभिक में भी होती है। नाभिक में लेकिन कैसे होती है, नाभिक में जो यहाँ पे जो न्यूक्लियॉन रहते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या रहेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियॉन रहेंगे। तो ये जो न्यूक्लियॉन है ये कैसे बाहर निकलते हैं, तो अल्फा कण उत्सर्जन करके या बीटा कण उत्सर्जन करके या गामा कण उत्सर्जन करके यहाँ पे बाहर निकलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अल्फा बीटा कण मान लो उत्सर्जन करते हैं तो ये जो न्यूक्लियॉन है इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो ये भी क्या करने लगते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए इसका जो साइज हो जाता है, साइज जो बनेगा वो थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे अपघटित होकर एक स्थायी नाभिक बनने की ओर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मैं बताया था, जो रेडियो एक्टिव सीरीज होते हैं उन लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा कण उत्सर्जन करके एक स्थायी नाभिक में, मतलब लेड में चेंज होते हैं। तो सेम यही क्रिया होती है, यहाँ पे ये वाष्पीकरण से कम होते जाती है, और यहाँ पे ये अल्फा बीटा कण उत्सर्जन करके अपने साइज में रिड्यूस करते जाती है, ठीक है। तो ये दोनों में सिमिलरिटी थी, दोनों में जो देखा गया ना कि दोनों की जो क्रिया है वो सेम दिखाई दे रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो नाभिक की संरचना है उसको द्रव बूंद से, मतलब इसी के अनुसार ही माना गया, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और इसमें समानता थी, वो कौन सी थी, कई बार क्या होता है, द्रव बूंद में मान लो एक कोई द्रव बूंद है, उसमें मान लो और वहाँ पे जो द्रव के अणु आ गए तो क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे ज़्यादा से कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक अणु है, मतलब एक द्रव बूंद है, उसमें कुछ अणु और आ गए, ठीक है। मतलब मान लो एक द्रव का बूंद है, उसमें हम लोग छोटा सा द्रव का बूंद और मिला दिए तो थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, आप लोग ने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे अब बड़ा बन जाएगा। तो सेम मतलब दो अणु जब मिल रहे हैं, मतलब एक यौगिक द्रव बूंद बना रहे हैं, ऐसा समझ सकते हो। तो सेम यही क्रिया हमारे नाभिक में भी होता है। कैसे, जैसे यहाँ पे मान लो एक नाभिक है, इसमें मान लो मैं न्यूट्रॉन जाके यहाँ पे बम्बार्डमेंट करवा दिया, ठीक है, उसमें इंटरेक्ट करवा दिया, तब क्या हो जाता है, ये थोड़ा बड़ा नाभिक बन जाता है, ठीक है। तो यही सेम क्रिया तो हो रही है इसमें। जैसे एक द्रव का जो बूंद है उसमें छोटा सा मैं और द्रव का बूंद मिला दूंगा तो एक बड़ा द्रव का बूंद बन जाता है, ठीक है, यौगिक बन जाता है। तो सेम यही क्रिया यहाँ पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे समझ सकते हो, इसमें जो एक नाभिक है उसमें मैं न्यूट्रॉन डाल दूँ, न्यूट्रॉन का वहाँ पे बौछार करा दूँ, तब क्या होता है, वो बड़ा बन जाता है। ये हम लोग किस में देखते हैं, नाभिकीय संलयन में देखते हैं या नाभिकीय विखंडन में देखते हैं, उस क्रिया में जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा बन जाता है। तो सेम यही क्रिया तो हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार
प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी सिमिलरिटी थी, इसी कारण से ये बोला गया कि नाभिक की जो संरचना होती है वो द्रव बूंद से बहुत ज़्यादा मैच करती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे क्रिया होती है सेम वैसी वैसी नाभिक में भी क्रिया होती है, इसीलिए इसको कंपेयर करके बोला गया कि जो नाभिक की जो संरचना होती है वो द्रव बूंद के जैसे होती है। ठीक है, तो ये हमारा समानता था। कुछ कुछ पॉइंट बता दिया। पहला, इसकी आकृति गोली होती है, इसमें भी आकृति क्या होती है, गोली होती है। जैसे इसमें न्यूक्लियन जैसा व्यवहार करते हैं, सेम यहाँ पे द्रव बूंद में अणु व्यवहार करते हैं। और इसकी जो त्रिज्या होती है वो कैसे होती है, द्रव्यमान के 1/3 घात में होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोला, जैसे इसके पृष्ठीय घनत्व आयतन पर डिपेंड नहीं करती, मतलब त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता, उसी प्रकार यहाँ पे घनत्व इसके लिए क्या होता है, द्रव्यमान संख्या पर डिपेंड नहीं करता, ए पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोला, इसमें ऊष्मीय कंपन के कारण उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है, यहाँ पे जो अणु पाए जाते हैं, लेकिन नाभिक में क्या होती है, बंधन ऊर्जा पाई जाती है, लेकिन है तो एनर्जी का ही फॉर्म। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बोला, जैसे इसमें वाष्पन की क्रिया होती है, एवोपोराइजेशन की क्रिया होती है, उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होती है, इसमें मतलब नाभिक क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं अल्फा बीटा कण उत्सर्जन करके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या बोला, जैसे दो नाभिक मिलके क्या बनते हैं, मतलब दो द्रव बूंद मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा द्रव बूंद बना लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होता है, नाभिक में अगर न्यूट्रॉन यदि आ जाए तो उसके साथ वो रिएक्ट करके थोड़ा बड़ा नाभिक बन जाता है। तो सेम ये क्रिया दोनों में सिमिलरिटी थी, इसीलिए इसकी कंपेयर इसको किससे किया गया। ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है समानता की बात है, लेकिन अब बात करते हैं इसकी असमानता के बारे में। हर चीज़ मैच नहीं करता, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मॉडल जो है एक लगभग 80-90% सही था, पूरा सही कोई नहीं था। तो इनमें कुछ असमानता भी थी, कुछ ऐसे भी गुण थे जो द्रव बूंद में थे लेकिन वो नाभिक में नहीं पाए गए। ठीक है, अब कौन कौन से थे वो इसको अभी बताते हैं। तो देखो, अब बात करते हैं द्रव बूंद मॉडल और नाभिक में असमानता कौन कौन सी थी। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से बोर्ड में लिख दिया हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, असमानता के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट ये बोल सकते हो, जैसे द्रव की बूंद में क्या होती है, बहुत सारे यहाँ पे अणु रहेंगे। अब अणु की जो डिस्टेंस रहती है वो कैसे रहती है, मतलब परमाणुविक दूरी के अकॉर्डिंग रहती है, मतलब बोल सकते हैं 10⁻⁹ मीटर के आसपास होती है। तो उनके बीच में जो बल लगता है वो कैसा बल लगता है, तो प्रतिकर्षणात्मक बल लगता है। ठीक है, नहीं मतलब अगर दूर दूर में है तब क्या होगा, आकर्षणात्मक बल लगता है, इसीलिए वहाँ पे एकत्रित हुए हैं बहुत सारे अणु। लेकिन यदि ये दूरी जो है बहुत कम हो जाए, बहुत पास में हो जाए, तब उनके बीच में कैसा बल लगना चाहिए, तो प्रतिकर्षणात्मक बल लगना चाहिए, एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, ये बोलता है द्रव बूंद में। लेकिन इसके नाभिक में जस्ट उल्टा होता है। कैसे होता है, इनके जो अंदर में जो न्यूक्लियन रहते हैं उनकी दूरी कैसे रहती है, बहुत ही कम रहती है, क्योंकि 10⁻15 मीटर का रेडियस रहता है। तो उससे भी कम के दो न्यूक्लियन के बारे में बात करें तो उनकी जो दूरी होगी वो 10⁻15 मीटर से भी कम होती है। तो उनके जो बीच में लेकिन जो बल लग रहा है वो कैसा बल लग रहा है, तो हमको पता है उनके बीच में जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, तभी तो वहां पे एकत्रित है। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, क्योंकि बहुत कम दूरी है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, लेकिन लग क्या रहा है, एक्चुअली में आकर्षण बल लग रहा है। तो ये दोनों में असमानता थी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो, इनके बारे में बात करते हैं, द्रव बूंद के बारे में। तो द्रव की जो माध्य गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग यदि मैं तरंग दैर्ध्य निकालना चाहूँ डी ब्रोगली वेवलेंथ से, तो कितना आता है, 5 × 10⁻11 मीटर आता है। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो ये जो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना उसमें बताएंगे गतिज ऊर्जा से तरंग दैर्ध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे समझ सकते हो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है इसकी गतिज ऊर्जा, तो उससे तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तो 5 × 10⁻11 मीटर के आसपास आती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही क्या है, अत्यंत अल्प है, समझ सकते हो, जो परमाणुविक दूरी से बहुत ही कम है। देखो यहाँ पे कितना दूरी आ रहा है, दो परमाणु के बीच में या फिर दो अणु के बीच में कितना दूरी आ रहा है, 10⁻9 मीटर आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वो थोड़ा दूर है। यहाँ पे कितना आ रहा है, तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम आ रहा है, 10⁻11 मीटर और 10⁻9 मीटर दोनों में कम कौन सी है, तो ये बहुत ही छोटी है, क्योंकि ये 10⁻11 है, मतलब इसके कंपेयर में ये बहुत ही कम है। ठीक है, आना कितना चाहिए था, इसके ऑर्डर में आता तब तो सही रहता, लेकिन आ किसके ऑर्डर में रहा है, 10⁻11 मीटर के ऑर्डर में आ रहा है, तो इसकी जो परमाणुविक दूरी कितनी है, बहुत ही कम होती है। लेकिन यहीं पे न्यूक्लियन के बारे में बात करें तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बताया था, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, नाभिक की 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अगर तरंग दैर्ध्य निकालना चाहूँ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो कितना आएगा, 5 × 10⁻15 मीटर आता है। ठीक है, तो ये किसके ऑर्डर में आ रहा है, तो ये जो नाभिक की जो रेडियस होता है उसी के ही ऑर्डर में आ रहा है, 10⁻15 मीटर होता है उसका रेडियस, तो और आ भी कितना रहा है, उनकी जो बीच की दूरी है वो 10⁻15 मीटर के आ रहा है। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, इसमें तरंग दैर्ध्य जो आ रहा है वो सही आ रहा है। मतलब कि जो नाभिक है वो कौन सा फॉलो करता है लॉ, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो करता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स फिनोमिना फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, ये क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो नहीं कर रही है, बल्कि क्या फॉलो कर रही है, क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो कर रही है, क्योंकि इनमें जो दूरी आ रही है वो बहुत ही कम आ रही है एज कंपेयर टू
एक्चुअली में जो आना था, लेकिन यहाँ पे जितना आना था उतना ही यहाँ पे दूरी आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों में असमानता थी, ये क्वांटम मैकेनिक्स फॉलो करती है, ये क्या करती है, क्लासिकल मैकेनिक्स फॉलो करती है। तीसरा पॉइंट ये बोल सकते हो कि जो द्रव बूंद होता है इसमें जो बहुत सारे जो अणु है उसके अंदर में वो कितनी संख्या होती है उसकी, तो 10⁴ अणु होती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे अणु उपस्थित रहते हैं। और कंपेयर करें जैसे 10⁴ को कितना बोल सकते हो, जैसे 10⁻² के बारे में बात करें तो 100 होता है, 10⁻³ के बारे में बात करें तो 1000 होता है, तो उसी प्रकार सोच सकते हो 10⁻44 मतलब कितने ज़्यादा वहाँ पे अणु रहेंगे। और कंपेयर करें नाभिक से, तो नाभिक में क्या होता है भाई, इसके अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियॉन रहते हैं, न्यूक्लियॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तो जितनी परमाणु क्रमांक रहती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या रहती है, और जितनी प्रोटॉन की संख्या रहेगी लगभग उतनी न्यूट्रॉन की संख्या होती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो हल्के नाभिक रहते हैं उनके लिए तो दोनों बराबर रहती है, लेकिन कुछ भारी नाभिकों के लिए न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इससे मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इससे कंपेयर किया जा सके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में अणु रहते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियॉन की संख्या काफ़ी कम होती है, तो इन दोनों को कंपेयर करना सही बात नहीं है, ठीक है, ये ऐसा समझा गया। तो ये दोनों में क्या थी, असफलता थी, मतलब असमानता थी। अब बात करते हैं दोनों की सफलता क्या थी इस मॉडल की, और मतलब असफलता क्या थी, ठीक है। तो देखते हैं उसको। तो देखो अब बात करते हैं ये जो मॉडल था इसकी सफलता क्या क्या थी, ठीक है। तो सफलता आप लोग को अभी तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बता देते हैं क्या क्या सफलता थी, ठीक है। तो देखो इस मॉडल से ये हमको पता चला कि जो नाभिक जो है वो कैसे डिपेंड करती है, तो द्रव के बूंद के समान डिपेंड करती है। मतलब जैसे वहाँ पे पृष्ठ तनाव बल लग रहा है वैसे नाभिक में भी क्या होता है, पृष्ठ तनाव बल लगता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, उसको मैं ए के और जेड के रूप में लिख सकता हूँ। मतलब बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला है उसको मैं परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान इन दोनों के टर्म में मैं लिख सकता हूँ। और जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ये जो परमाणु द्रव्यमान होती है इसके समानुपाती होती है, ठीक है। और इसी को ही हम लोग बाद में क्या बोलते हैं, आयतन ऊर्जा पद बोलते हैं, ठीक है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना कौन सा है वो लिक्विड सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला, जब उसको समझेंगे ना तो उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे सफलता इतनी समझ में आया, मतलब ये ऐसा बोल सकते हो जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है ना वो सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला का मतलब उसका उत्पत्ति समझ लो, यहीं से ही वो जो फार्मूला आती है वो आती है, ठीक है। तो मतलब ये बोल सकते हो बाइंडिंग एनर्जी जो है ए पर क्या होती है, डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे जेड पर डिपेंड करती है वैसे ए पर भी डिपेंड करती है, आयतन ऊर्जा पद के कारण वहाँ पे, ठीक है। आयतन ऊर्जा लगती है इसी के नाम से वहाँ पे वो ए पर डिपेंड करती है। दूसरा यदि यहाँ पे क्या हो रहा है, नाभिक में बहुत सारे प्रोटॉन रहते हैं, जो प्रोटॉन के बीच में जो बल लगता है उसके कारण से एक कूलाम ऊर्जा भी लगता है, ठीक है। क्या लगता है, कूलाम ऊर्जा लगता है। तो ये यहाँ पे बात समझ में आती है इस मॉडल से। उसके बाद क्या समझ में आती है, जैसे यहाँ पे नाभिक में क्या हो रहा है, इसके अंदर में पृष्ठ, जैसे उसमें क्या हो रहा है, द्रव बूंद में पृष्ठ तनाव बल लग रहा है, उसके कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बल कार्य कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, नाभिक में यहाँ पे भी बल लग रहा है, जिसके नाम से इसकी जो आकृति है क्या हो रही है, गोलीय आकृति की होती है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे एक कौन सा बल लग रहा है, पृष्ठ तनाव बल लग रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऊर्जा का यहाँ पे हमको समझ में आया कि जैसे वहाँ पे हो रही है द्रव बूंद में वैसी यहाँ पे भी होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऊर्जा यहाँ पे लगते हैं। आयतन ऊर्जा क्या होती है, बाइंडिंग ऊर्जा को बढ़ाती है, लेकिन जो कूलाम ऊर्जा है, पृष्ठ तनाव ऊर्जा है, ये सब क्या करती है, जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको वो कम करती है, ठीक है। तो इस टिप से यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद क्या समझ में आया, तो इसकी सफलता यह थी कि जो ये द्रव बूंद मॉडल था इससे हम लोग नाभिकीय विखंडन को समझ सकते थे, नाभिकीय विखंडन को समझ सकते थे। जैसे वहाँ पे बताया था ना वाष्पन की क्रिया होती है, उसी प्रकार से यहाँ पे नाभिकीय विखंडन को भी समझा जा सकता है। इसके अलावा जो नाभिकीय चतुर्ध्रुवी होता है उसको भी समझा जा सकता है, ठीक है। Q का जो वैल्यू होता है ना उसको भी इस मॉडल से समझा जा सकता है, उसकी भी सफल व्याख्या किया जा सका, ठीक है। ये सब जो वैल्यू है ना इसको प्रायोगिक रूप से भी किया गया, तो उसका जो प्रेक्षण आ रहा था वो सेम आ रहा था, मेल खा रहा था, ठीक है। इसीलिए ये सब की व्याख्या सफलपूर्वक करी जा सकी, ठीक है। ये तो हो गया सफलता के बारे में। अब बात करते हैं असफलता के बारे में। तो कुछ असफलताएं भी थी इस मॉडल की, मैं बताया था पहले ही, पूरा कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो सबसे प्रमुख इसकी जो असफलता थी वो कौन सी थी, कि ये जो मॉडल है ना, जैसे कोस मॉडल में क्या हो रहा था, वो लास्ट में मैजिक नंबर को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन ये जो मॉडल है मैजिक नंबर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ऐसे परमाणु या फिर ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर थी, ठीक है। तो बराबर किस में रहती है, जैसे कि हीलियम में हो गया या ऑक्सीजन में हो गया, ठीक है, ये 8 है। तो
कितनी इसमें क्या हो रही थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर में थी, ठीक है। यहाँ पे कितनी थी, प्रोटॉन की संख्या 2 थी, न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 थी। यहाँ पे कितनी थी, प्रोटॉन की संख्या 8 थी, न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 थी। तो ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर थी, या फिर बोल सकते जो हल्के नाभिक थे, उनकी जो स्थायित्व है उसको व्याख्या ये मॉडल नहीं कर पाया कि ये क्यों ज़्यादा स्थायित्व को शो करते हैं, क्योंकि ये मैजिक नंबर होते हैं। तो मैजिक नंबर होते हैं तो मैं पहले बताया था कोस मॉडल में वो सबसे ज़्यादा स्थायित्व को शो करते हैं, क्योंकि उनके जो सेल रहता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा स्थायी शो करते हैं। जैसे परमाणु में करते हैं, कंप्लीट होने पर वो किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए ज़्यादा स्थायी होते हैं। वैसे नाभिक में भी होता है। नाभिक में क्या होता है, जो परमाणु जो नाभिक होता है वो कंप्लीट हो जाता है उसका कोष, तो कोष जब पूरा हो जाएगा तो किसी दूसरे से तो क्रिया करने की जरूरत ही नहीं होती, तो इसीलिए वो ज़्यादा स्थायित्व को शो करते हैं। लेकिन ये जो मॉडल था ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मैजिक नंबर क्यों ज़्यादा वहाँ पे स्थायित्व को शो करते हैं, ठीक। ये सबसे बड़ी इसकी असफलता थी। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, हम लोग पूरा लिक्विड रॉक मॉडल को एक्सप्लेन कर दिए। सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए, क्या इन कौन से प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। दूसरा, दोनों में समानता देख लिए, क्या क्या समानता थी। उसके बाद उसकी असमानता भी देख लिए, ठीक है। मतलब ये था कि लगभग 70-80% तो ये डिस्कस कर दिया था कि नाभिक की जो संरचना होती है कुछ इसी प्रकार से होती है। कंप्लीटली नहीं किया था, लेकिन लगभग बता दिया गया था, ठीक है। इसको नील्स बोर ने बताया था, आप लोग को पहले बता चुका हूँ। 1937 में नील्स बोर ने इसको इसका मतलब इसकी खोज किया था, खोज नहीं मतलब प्रैक्टिकल किया था, तो ऐसा यहाँ पे बताया गया था। और उसके बाद इसकी सफलता देख लिए, असफलता देख लिए, ठीक है। तो ये लेक्चर पूरा कहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।